अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अगेन आपके सामने आए हैं रीड इंटरनेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं इस हवाले से कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर प्री मेडिकल के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। प्री इंजीनियरिंग वालों के ऊपर हमेशा से ये गिला आता है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट्स को चूज़ करें जहाँ पर उनका कैरियर जो है वो एक अच्छे एंड के ऊपर जाए और उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो। ऐसे ही एक प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हमारे से पढ़ के गए हैं वो आज हमारे साथ है, मोहम्मद उस्मान। तो ये अभी बेसिकली जो है वो बीएससी मैनेजमेंट साइंसेस कर रहे हैं लम्स से, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था कि अपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के अंदर भी और अभी भी अच्छे ग्रेड्स के साथ जो है लम्स के अंदर अपना कैरियर जो है वो परस्यू कर रहा है। तो ज़्यादा देर किए बगैर अब इनसे क्वेश्चंस करते हैं इस फील्ड में आने के लिए या लम्स में जाने के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो इससे पूछते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं जिस प्रोसेस के थ्रू गुजर के लम्स में आया हूँ और जो मैं डिग्री परस्यू कर रहा हूँ इसके बारे में मैं दूसरों को भी बता सकता हूँ, अपने जूनियर्स को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी एक स्ट्रीम लाइन या टनल विजन होते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है सिर्फ, तो उससे हट के उनको भी पता लगे कि वो और किन फील्ड्स में जाके वो एक्सेल कर सकते हैं। और मोस्टली वो यही है ना कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो या तो प्योर एमबीबीएस की तरफ देख रहे होते हैं और अगर इंजीनियरिंग में आते हैं तो वो यूईटी को ही देख रहे होते हैं कि बस यूईटी में जाना है। दूसरी फील्ड्स ना तो उनके पेरेंट्स को आइडिया है ना ही बच्चों को इस एज के अंदर आइडिया होता है। तो ये अच्छा है यार, आज बच्चों को भी पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो आपके माइंड में कोई ये चीज़ पहले से थी कि आप इससे मतलब बियॉन्ड दिस फील्ड आप मतलब कि आपने ऑप्ट की है, ये जो अपनी डिग्री आप कर रहे हैं, या आप किसी ने आपको गाइड किया इस हवाले से? जी ऐसे था कि नुमान भाई सबसे पहले मतलब जब मैं भी मैट्रिक में था या मैट्रिक से पहले था तो मेरे भी दिमाग में सिर्फ वही दो चीज़ें थीं जो कन्वेंशनल हर एक के दिमाग में होती हैं कि यार या डॉक्टर बन जाना है या इंजीनियर। जब मैं आया था 9th में तो तब तक मेरा जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार बायो नहीं रखनी, मेडिकल नहीं करना, वो मतलब चलो जो भी है डॉक्टर बन के आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। बायो में लड़कियाँ ज़्यादा इस वजह से आप मतलब वो मैं डर गया नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे मेरा डॉक्टर बनने का दिल नहीं किया क्योंकि वो एक होता है ना कि एक चीज़ सारे कर रहे हैं तो आपने भी वो क्यों करनी है। उसके बाद कोई नई चीज़ ऐसे था, थोड़ा सा एक नैक था इस चीज़ का भी कि कुछ हट के किया जाए। उसके अलावा ये था कि फिर उसके बाद इंटरेस्ट हुआ कि CS कर लूँ, कंप्यूटर साइंसेज, उसके लिए मैंने कंप्यूटर रखी। तो बाद में आके फिर वही चीज़ें जब मैंने खुद से थोड़ी सी रिसर्च की थी एफएससी में वगैरह में आगे, तो यही पता लगा था कि अब जो है बेशक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें भी काफ़ी सैचुरेटेड हो चुकी हुई हैं। तो उसके अलावा फिर बाद में मैंने थोड़ा सा, मुझे पहले लम्स का तो बिल्कुल पता भी नहीं था, लेकिन वो जब थोड़ा सा दोस्तों से, कॉलेज के दोस्तों से बात की थोड़ी सी, उन्होंने बताया, फिर मैंने रिसर्च की, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि यार इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेजर्स हैं और CS भी लम्स ऑफर करती है। अब वही आप सबसे पहले आपके एक इंस्टिंक्ट यही होता है कि यार आपने जाके QS रैंकिंग्स पे चेक करना है, या आप वो जो 14 ईयर ओल्ड होते थे आप जाके गूगल पे लिखते थे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इन कंप्यूटर साइंस। नहीं आजकल तो रिकग्निशन का भी बड़ा इशू है, ऐसे ही है ना। तो वो अब ये तो आप जाके चीज़ें पता लगी है ना, QS का लोगों को आप पता लगा। पहले तो ऐसे ही सर्च करते थे, वो हकीकत डॉट वेब उन्होंने कोई ऐसी बनाई होती थी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, मैंने भी चेक किया, वहाँ लम्स का मुझे कहीं नाम ही ना मिला। मतलब आपका मतलब खुद अपनी वर्किंग बहुत ज़्यादा थी इस हवाले से? थोड़ी सी मतलब वो ऐसे कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं एकेडमी आया बिलाल भाई के पास, तो मैंने बिलाल भाई से डिस्कस किया, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पूछा कि मैं CS करना चाहता हूँ। तो मैंने बिलाल भाई से यही बात की थी कि मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाना, क्योंकि फास्ट के बारे में ना तब भी एक रूमर था कि बहुत मुश्किल होता है, ये होता है वो होता है। मैं बेशक मतलब पढ़ता था, लेकिन ना मेरे हार्डवर्क से जान जाती थी शुरू से। तो मैंने कहा फास्ट जाके ग्रेड्स नहीं आने, ये नहीं। फिर मैं बिलाल भाई से पूछा, मैंने उनको यही कहा था कि लम्स की किसी टॉप रैंकिंग्स में है ही नहीं CS के मामले में, तो फिर मैं क्या करूँ। तो फिर बिलाल भाई ने बताया था कि इसकी रैंकिंग है लेकिन QS रैंकिंग में है। तब मुझे भी पता लगा था कि QS रैंकिंग क्या होती है, फिर वहाँ जाके मैंने चेक किया था तो पता लगा था कि लम्स की वाकई मतलब QS रैंकिंग इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। फिर मैंने इसकी वेबसाइट खोली थी
वहाँ जाके मुझे पता लगा कि दूसरी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतना नहीं मतलब रिकग्नाइज मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन जो लम्स है वो एफिलिएटेड है। मतलब अगर आप लम्स से अपनी डिग्री परस्यू करते हो, ग्रेजुएट करते हो, तो आप इजीली मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। थोड़ा सा ये साथ में गाइड कर दें कि फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ईयर के जब रिजल्ट आने के बाद इसका कोई एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए? अच्छा, तो उसके बारे में ऐसे था कि वो एक मेरा था कॉलेज के दोस्त भी थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप वैसे तो इसमें एक जो लम्स का एडमिशन प्रोसेस है ना, ये 1 साल का मतलब एक पूरा साइकिल है, 1 साल बाद आपको एडमिशन मिलता है। तो उसने यही कहा था कि अभी मैं तब नया फर्स्ट ईयर में गया था, तो उसने मुझे एडवाइस किया था कि लम्स NOP सेशन है, NOP समर कोचिंग सेशन होता है, जिसके अंदर ना मतलब वो मतलब जो फाइनेंशियली चैलेंज बच्चे होते हैं उनको बुला के वो सैट के बारे में गाइड करते हैं, जिनका उनको पता होता है कि ये मतलब सैट अफोर्ड नहीं कर सकते या इनके पास इतनी प्रिविलेज या एक्सपोजर नहीं है कि ये खुद से जाके इनको पता लग जाए या किसी से काउंसिल कर सकें, क्योंकि करियर काउंसलिंग वैसे भी हमारे पाकिस्तान में उस टाइम पे तो बहुत कम थी। अब तो जैसे आप लोगों ने एक नया मतलब लिया स्टेप करियर काउंसलिंग के, अल्लाह कामयाबी दे, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन तब नहीं होती थी। तो इसलिए लम्स की एक मुझे जो अच्छी बात लगी थी वो ये थी कि वो खुद बच्चों को बुलाते थे, उनको मतलब वो 15 डेज़ का सेशन होता था, उसके अंदर वो सारा गाइड करते हैं कि लम्स में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और जो है वो सैट क्या होता है, उसके लिए किस तरह पढ़ना है और वो। तो अच्छा उस्मान, ये बात करता हूँ मैं, ये बता दें यार कि बच्चों को कि ये जो सेशन होता है 15 डेज़ का जिसमें वो गाइड करते हैं, इसमें वो आप उस ड्यूरेशन में कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे, मतलब जो FSC वाला बच्चा है वो उस टाइम किन मंथ्स में होता है? नवंबर दिसंबर के राउंड अबाउट होता है आई थिंक, जब आप भी ट्राई कर रहे थे और आपने भी कोचिंग सेशन दिया था, वो ज़रा बता दें, क्योंकि बच्चे यार असल में ना कर रहे होते हैं उस टाइम 22 लाहौर की प्रिपरेशन, ठीक है, तो उनके लिए बड़ा रिस्की हो जाता है कि उस टाइम के ऊपर किसी और चीज़ को देखना। वो भी आपने ज़रा वो बता दें कि आपने उस चीज़ को किस तरह मैनेज किया और वो क्या टाइम आता है कि आपका ईयर ना, खासतौर पे आपका वो ईयर ज़ाया नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, आपका फौरन जो है वो आपने दोनों चीज़ों को लेकर चले। एक तो जो मुझे आपने अच्छी बात लगी है 22 लाहौर, आपने अपना एडमिशन भी सिक्योर कर लिया लम्स में और आपने 22 लाहौर को भी साथ कंटिन्यू रखा है, तो ये तो बहुत बड़ी प्लस पॉइंट थी। ये कोई कर पाता है, एक तो हर बच्चा कर नहीं सकता। ये भी आप गाइड करते हैं बच्चों को कि किस टाइम पर आता है, किन मंथ्स में, और उस टाइम क्या सिचुएशन होती है एज अ स्टूडेंट। उस टाइम जब आपके पास ना NOP सेशन में अप्लाई करने के ना 2 चांसेस होते हैं, मतलब वैसे तो चांसेस आपके पास 3 होते हैं, लेकिन जो एक आइडियल जो होता है ना ऑप्टिमल एज ब्रैकेट, वो यही होता है कि आप उस टाइम जो होते हो या तो मैट्रिक के बाद अप्लाई कर लो, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक के बाद भी हो सकता है? ऐसे मैट्रिक के बाद कर सकते हो, या आप फर्स्ट ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आप अप्लाई करते हो, लेकिन आप ऐसे ही होगा कि जब आपने अगर फर्स्ट करें ड्यूरिंग योर मैट्रिक अप्लाई किया, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आप फर्स्ट ईयर में आप होगे उस टाइम, ठीक है, मतलब आपकी सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाली होगी, अभी आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए होंगे और आपका एडमिशन सिक्योर हो गया होगा। नहीं, मतलब वो आप NOP सेशन में उस टाइम जाएंगे, ठीक है। तो यही है कि मैंने उस टाइम जब अप्लाई किया था, मैंने अभी मतलब वो मैट्रिक के एग्जाम्स क्लियर किए थे, मेरी फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट में थी, तो NOP के जो एडमिशन्स है ना वो ओपन होते हैं नवंबर में और वो चलते हैं मार्च तक चलते हैं। मेरे बारी मार्च 4 डेडलाइन थी, तो वो उसके अंदर उसका प्रोसेस ये होता है NOP में अप्लाई करने के लिए कि आपसे एक तो वो एक जनरल फॉर्म होता है जो आप अब पहले तो वो था ना कि हैंड रिटन फॉर्म था, अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। उसके लिए अच्छा NOP मतलब जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है बेसिकली वो बना ही फाइनेंशियली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके अंदर एक तो वो आपके जो एकेडमिक क्राइटेरिया जो भी आपके अचीवमेंट्स है वो तो पूछते हैं कि आप अगर फर्स्ट करें उस टाइम फर्स्ट ईयर में है तो आपके मैट्रिक में क्या मार्क्स थे। उसके अलावा वो आपके स्कूल का भी थोड़ा पूछते हैं, आपके एक जनरल अचीवमेंट का पूछते हैं। NOP में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करता है वो ऑलमोस्ट उसकी मिनिमम परसेंटेज क्या है, मतलब जो मांगते हैं लम्स वाले? लम्स वालों ने फॉर्म के ऊपर तो लिखा होता है कि मिनिमम 80% है, लेकिन जो वो जिसको रखते हैं वो उनकी कम से कम 91-92% से प्लस होती है, अबव होती है। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ सबसे पहला पैटर्न यही नोटिस किया था कि मेरी बारी भी किसी की 90 से नीचे नहीं थी, अगली बारी भी मैंने जिन जो जूनियर्स थे उनसे पूछा था तो उनकी भी किसी की 90 से नीचे नहीं होती। मुझे याद है कि आप मैट्रिक से जब FSC में आए तो आपका कॉलेज GCU था जी, ठीक है, और आप जो है नंबर ऑब्वियसली 90% अबव थे तो आप GCU भी थे और इस तरह की आपको एज मिला है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, इसमें ये बताएं कि जो NOP के अंदर जब वंस आपने अप्लाई कर
स्टूडेंट को क्या स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि आप बेसिकली 2 कश्तियों की सवार हो जाते हैं ना। आप एफएससी भी कर रहे हैं जो कि डिफिकल्ट टास्क है, और साथ साथ आपने एनओबी लम्स में भी अपने माइंड में रखा हुआ कि मैंने यार उधर भी जाना है। तो वहाँ पर आपने अपने लिहाज से बताना है कि आपने उस टाइम टैकल किस तरह किया इस सिचुएशन को कि दोनों को आप साथ साथ लेके चले हो। ऑब्वियसली इसका सबसे पहले तो आंसर ये होगा कि यू कैन किल 2 birds with 1 stone। सीधी सी बात है, क्योंकि हमेशा आपको सिचुएशन वैसी मिलेगी नहीं। तो यही था कि आप 2 कश्तियों में सवार होने के बजाय ना आपको टेम्परेरीली एक कश्ती में सवार होना पड़ता है। अब मैंने ऐसे ही जब मैं फर्स्ट ईयर में था मैंने अप्लाई किया, मार्च तक एप्लीकेशन थी, उसके बाद उन्होंने असेस करके मुझे जब उन्होंने इन्विटेशनल लेटर भेजा था तब मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए थे, और मुझे जून में लेटर आया था। उन्होंने बताया था कि जुलाई 15 से अगस्त 1 तक आपकी जो है ना वो ये सेशन है। तो उन दिनों में आपकी वो होती है प्री सेकंड ईयर स्टार्ट हुई होती है। तो ऑब्वियसली अब मैंने ये किया था कि अब वहाँ पूरा दिन आपको रहना पड़ता है। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि सुबह आप वहाँ लम्स चले जाओ एनओपी सेशन में, शाम को आप एकेडमी आ जाओ, क्योंकि उनका सुबह 9 से शाम 6-7 बजे तक उनके सेशन और एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो उसकी वजह से फिर ये था कि मैंने उन 15 दिनों में मतलब अपनी एकेडमी से छुट्टी की थी। बिल्कुल, आप वो जो है वो आपने सेक्रीफाइस करके, और एकेडमी की मैनेजमेंट भी थोड़ा सा वो आपको वेव ऑफ नहीं कर रही थी। एग्जैक्टली वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तो उसका तो फिर यही है ना कि आप अच्छा वो एक तरह से ना आपके लिए फिर भी सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि वो स्टार्ट होती है सेकंड ईयर की आपकी। इसमें यार मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा बच्चों के साथ कि मोस्टली ये होता है कि आप पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप इस सिचुएशन को किस तरह टैकल करते हैं। मैंने उस्मान को उस टाइम जो ऑब्जर्व किया ना, एक तो हर बच्चा ड्यूल चीज़ को कैरी ही नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये मॉर्निंग के अंदर जीसीयू भी जा रहा था, कॉलेज भी जा रहा था, एकेडमी भी आ रहा था, और फिर साथ आप इस तरह के इंस्टीट्यूट एनओपी के अंदर भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप टाइम मैनेजमेंट जो है ना हर किसी के बस की बात नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगी अगर आपके इस तरह के गोल्स हैं। तो इसमें बड़ा टाइम अच्छा मैनेजमेंट किया है कि ये अपने कॉलेज को भी लेके साथ चला है, और जहाँ पर इसे लगता था कि मुझे यहाँ पर एनओपी की कोचिंग लेनी है, तो ये आराम से उन डेज के अंदर ऑफ करके एकेडमी से इसने उसको ज्वाइन किया है। तो ये बड़ी अच्छी एक प्लस पॉइंट मुझे लगा है। हर बच्चे को इस चीज़ से जो है वो सीखना चाहिए। आप कर सकते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो। अच्छा उस्मान, ये भी चीज़ गाइड कर दें बच्चों को रिगार्डिंग इंट्री टेस्ट जो भी लम्स का क्राइटेरिया होता है, या रिगार्डिंग सेट जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मतलब के कंसर्न्स होते हैं, वो थोड़ा सा सेट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। ठीक है, तो सेट जो बेसिकली ये है तो यूएस बेस्ड टेस्ट है, मतलब इंटरनेशनल कॉलेज बोर्ड .org जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एंट्री टेस्ट स्टार्ट किया था। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेस्ट है। तो लम्स भी एज मतलब एक्चुअली एक इंटरनेशनली एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से वो भी सेट एक्सेप्ट करती है। तो इसका प्रोसीजर यही होता है कि आपने कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पर जाके आपने अप्लाई करना होता है। वहाँ से आप मतलब वो सारा एक फॉर्म होता है, आप वो फिल करते हैं। उसके बाद आपको किसी मतलब क्रेडिट कार्ड से आप पे करते हैं फ़ी। इसकी नॉर्मली $112 फ़ी होती है मेरे ख्याल है। आफ्टर मैट्रिकुलेशन भी कर सकते हैं? हाँ, आप ड्यूरिंग मैट्रिकुलेशन भी कर सकते हैं। इसके अंदर वो सिर्फ एज ब्रैकेट होता है, वो बाकी मसला नहीं होता कि आपने क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो आपने बस अगर आपने वो पूछ लेते हैं बीच में कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, मतलब हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं, वो 12th ग्रेड तक हैं, कहाँ तक, वो आप मेंशन कर देते हैं, सारा फॉर्म होता है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है कि सेट देने के लिए आपको पासपोर्ट बनवाना लाजमी होता है। मतलब अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं जो ऑन देयर ओन अप्लाई करते हैं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिली होती। वो ऐसे ही होता है कि वो सेट के लिए मतलब अप्लाई कर देते हैं, उनकी एडमिशन टिकट जो रोल नंबर स्लिप होती है वो आ जाती है। वो एडमिशन मतलब जब टेस्ट देने जाते हैं टेस्ट सेंटर के बाहर, वो उनको एंटर ही नहीं होने देते, क्योंकि वो एज मतलब मैंने बताया ऑलरेडी कि यूएस का टेस्ट है ना, एक तरह के यूएस बेस्ड कंपनी का। तो इस वजह से वो यूएस की टीम भी अक्सर आती है या उनके अपॉइंटेड बंदे आते हैं, तो वो अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड को नहीं वो मानते कि ये आपके ओरिजिनल आईडी। वो पासपोर्ट मस्ट होता है। टेस्ट सेंटर में जाने के लिए आपको जो है ना पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है लाजमी। तो दूसरा ये है कि सेट के बारे में इन जनरल मैं बताता जाऊँ तो सेट जो है ना दो मतलब इसके पोर्शन होते हैं। एक होता है इंग्लिश का और एक होता है मैथमेटिक्स का। एक होता है मतलब सेट, ये सेट 1 की बात कर रहा हूँ। सेट 1 जो होता है वो विद और विदाउट ऐसे भी होता है, लेकिन जो लम्स है ना वो विद ऐसे एक्सेप्ट करता है। काफ़ियों से ये भी गलती हो
जाती है कि वो विदाउट ऐसे सेट 1 दे देते हैं अच्छा। और वो लम्स एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसे एक ना 24 मार्क्स का एक क्रिटिकल मतलब एनालिसिस वाला ऐसे होता है जिसे क्रिटिक कहते हैं। तो वो उसमें 300 वर्ड प्लस ऐसे उसकी वर्ड लिमिट नहीं होती, उसके बारे में भी मैं आपको ना सारा बता देता हूँ। तो अच्छा, जो पार्ट 1 जो होता है इंग्लिश का होता है, उसके अंदर यही होता है कि आपसे वो मतलब आपकी इंग्लिश टेस्ट होती है और उसमें ज़्यादा आपके इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्किल्स नहीं चेक होते कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली आप इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा होता है, लेकिन वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहे होते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आप स्किम करने में कितने ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अंदर बड़े बड़े आपको एसेस दे देते हैं जिसके लिए आपके पास सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स होते हैं कि आपने वो पूरा ऐसे पढ़ना है, और आगे उसके बाद ना 5-6 MCQs होते हैं या 10 MCQs होते हैं। उसमें ये पूछ नहीं रहे, ये बिल्कुल नहीं पूछते कि उसने ऐसे में बंदे ने क्या लिखा हुआ है। वो पूछते हैं कि अच्छा ये उसने लाइन लिखी है, इससे वो क्या इन्फर करना चाह रहा है। इन्फर का मतलब यही कि मतलब उसने एक्सप्लिसिटली उसका मीनिंग नहीं बताया, लेकिन वो अंदर से क्या चाह रहा है, मतलब उस रीडर की क्या थिंकिंग थी, ये तक आपको, अगर आपकी स्किमिंग स्किल्स अच्छी हो, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो आपको इस चीज़ में बड़ा फ़ायदा होता है। तो एक रिकमेंडेशन इंग्लिश के पार्ट के लिए यही है, उससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी, उससे आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स भी अच्छे हो जाते हैं। वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें और सेट रेलेवेंट रीडिंग करें या एकेडमिक रीडिंग करें जिससे आपको फ़ायदा भी हो। मतलब आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स तो लाजमी पढ़ें, डॉन है, या आप इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़ें इंग्लिश के, ब्लूमबर्ग पढ़ लें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है यार, आप टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि आप मतलब ह्यूमैनिटीज़ के बारे में पढ़ें, थोड़े से एक्सेप्ट्स उसके निकालें, रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ें कि वो रिसर्च पब्लिकेशन होती हैं। अगर आपको मेडिकल का शौक है, मेडिकल वाले भी काफ़ी मतलब वो होते हैं, FSC प्री मेडिकल वाले भी लम्स आए हुए हैं, उनको मेडिकल का शौक है, उनको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो वो मेडिसिन के बारे में रिसर्च पढ़ सकते हैं। रिसर्च हमेशा 12 से 20 पेजेस की नॉर्मली होती है। तो ये है मैथ्स के अंदर, मैथ्स अगर आप FSC वालों को इसमें बड़ा एज होता है वैसे सेट की मैथ्स के अंदर, मतलब उनके ऐसे होता है कि टोटल सेट 1600 मार्क्स के ना 800 इंग्लिश के, 800 मैथ्स के। तो बेशक इनके FSC वालों के इंग्लिश के अंदर ना 800 में से 450 भी आ गया, 500 भी आ गया, लेकिन मैथ्स में इनके अल्लाह का शुक्र है 700 मिनिमम आ जाते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत बेसिक होती है। आपने सिर्फ अलजबरा होगी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं होती उसके अंदर, आपके सिर्फ एंगल्स होते हैं, डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक सी मैथ्स होती है उसके अंदर। उसमें यही है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन यही बात है कि हम FSC में पढ़ते हैं या हम मैट्रिक में पढ़ते हैं ना, वो यही हमें एक वो उन्होंने आउटलाइन से दे दी होती है कि यही 10 क्वेश्चन है, मार्क कर दिए जाते हैं कि बोर्ड में ये वाला आएगा। हमें बेशक पीछे की उसके थ्योरी का पता होता है कि फॉर्मूले की थ्योरी क्या है, हमें ये पता होता है कि सॉल्व किस तरह होना, लेकिन हमें एक्स्ट्रा हम उसमें वर्क नहीं करते। इसलिए वो ये है कि सेट मैथ्स की भी आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके लिए आप सबसे पहले जो आपके पास फॉरम है जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं वो khanacademy.org है। खान अकेडमी पे आपको जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाते हैं। यही है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप सेट के लिए अकेडमीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आपसे पैसे वो लेते हैं, लूटते हैं आपको ज़्यादातर अकेडमीज वाले। बेशक वो पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे अपने ऐसे भी दोस्त थे जो अकेडमीज, उन्होंने ग्रीन हॉल ज्वाइन किया, किप्स ज्वाइन किया, 4-4 5-5 महीने सेट की तैयारी किया, लेकिन एंड पे उनके 1600 में से 1000 नंबर आए, 950 भी आए। मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई अकेडमी नहीं ज्वाइन की थी, और लिटरली मैंने 15 दिनों में सेट की तैयारी की थी और मेरे 12-10 मार्क्स थे, फिर भी मेरा लम्स एडमिशन हो गया। तो अगर आप दिन का रोज़ का घंटा, आपका 6 महीने बाद सेट है ना, आप 6 महीने पहले रोज़ का घंटा देने लग जाएँ, रिसर्च करें, बुक्स पढ़ें, सेट के बड़े आर्टिकल्स आते हैं किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह क्या करना है। खान अकेडमी देखें, कॉलेज बोर्ड की अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। आप मतलब हफ्ता तैयारी करें, घंटा 2-2 घंटे भी रोज़ दे रहे हैं, वो FSC के साथ बड़े इजीली मैनेज हो जाता है। मतलब हर कोई 3-3 4-4 घंटे दिन में वेला भी बैठा रहता है अकेडमी के बाद, तो वो आप उन 2 घंटे अपनी लेजर एक्टिविटीज़ को कट डाउन करें, आप पढ़ें सेट का। हर हफ्ते में आपने एक चीज़ ये करनी है कि सेट का प्रैक्टिस टेस्ट लाजमी देना है, अपने आप को टाइम करें। अगर 3.5 घंटे का टेस्ट है ना सेट का, तो वो आप 3.5 घंटे का टाइमर लगाएं और आपने कोशिश करनी है। पहली बारी में तो आपसे टेस्ट कंप्लीट ही 5-6 घंटों में होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका टाइम कट डाउन होकर 2 घंटे तक भी आ जाता है। इतनी इजीली आप मतलब कर सकते हैं SAT, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है SAT। कोचिंग सेंटर्स मतलब है हमारे एरियाज़ के अंदर, जो अकेडमीज़ हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पे, और फिर उसके बाद आप स्विच कर गए और आपका एडमिशन लम्स के अंदर हो गया।
अब लम्स में GCU में पढ़े आप, फिर हमारा ये जो सिस्टम है कोचिंग सिस्टम है, अब कोचिंग सिस्टम के अंदर हम क्या चीज़ लैग करते हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स को मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग देयर एडमिशन्स, तो वो मतलब कौन सी चीज़ है जो लैग करते हैं जिससे स्टूडेंट्स के लिए मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको ठीक करें और वो स्टूडेंट को थोड़ा बेनिफिट उसमें मिले, उस हिसाब से कौन सा मतलब के टूल्स होते हैं जो हम अडॉप्ट करें? सही, इसका ये मतलब कि हमारा जो कोचिंग सिस्टम जो कन्वेंशनल है जैसे कॉलेजेस और एकेडमीज़ का, उसका तो ये है कि वो सिस्टम इन इट्स ओन सेल्फ वो परफेक्ट है, मतलब कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 1000 में से क्या कहते हैं 999 नंबर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो आप उसी डायमेंशन में रह के देख रहे हैं। अगर आप उसको दूसरी डायमेंशन से देखें, अपना ज़रा पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करें, तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ कि जो मैट्रिकुलेशन है और ये इंटर है, ये कुछ भी नहीं है, और इसमें यही होता है कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला ना हो तो आप तो वैसे ही रह जाते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। मतलब एक तो ये होता है कि आपको या तो आपको खुद बहुत जान मारनी चाहिए कि आप खुद रिसर्च वगैरह करें, आप ढूंढें कि यार मैं अब अपना फ्यूचर किस तरह सिक्योर कर सकता हूँ या किस जगह जाके कर सकता हूँ, या आपके पास कोई गाइड करने वाला हो जो इस प्रोसेस से गुजर के आ चुका हो, जिसे पता हो, जिसने दूसरी डायमेंशन से एक बारी देखा हो। कैरियर काउंसलिंग बेशक मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो उसमें तो ये था कि मैं अल्लाह के शुक्र से आप लोगों के पास था, मतलब बिलाल भाई और आपके पास नुमान भाई के पास, तो मतलब मुझे ये एज रहा है थोड़ा सा, पर मुझे अच्छा खासा यही रहा कि मतलब जहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी मुझे बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाती थी कि यार ये नहीं करो, ये कर लो या वो कर लो, तो उसमें फ़ायदा होगा। मतलब वही मैं कहना चाहूँगा आप स्टूडेंट्स को भी कि यार इन दोनों बंदों ने कसम से बहुत सेल्फलेस हो के, मतलब एक होता है ना बंदा कुछ सोच रहा होता है कि नहीं यार इसको ये नहीं बताना वो नहीं बताना, एक अपना बीच में होता है, फ़ायदा ढूंढ रहे होते हैं कोई, इन्होंने बिल्कुल सेल्फलेसली हो के, फुल सेल्फलेस हो के इन्होंने मुझे सब बताया कि इस तरह करो ताकि मैं एक्सेल कर जाऊँ, मैं आगे अपने जो फ्यूचर अपना सिक्योर कर लूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स 22 लाहौर का जो क्राइटेरिया या जिस तरह से वो मार्किंग वहाँ पे आती है, उस हिसाब से तो कोचिंग सेंटर्स हमारे ठीक परफॉर्म कर रहे हैं जी बिल्कुल। उनमें जो चीज़ लैग करती है वो कैरियर काउंसलिंग है। जैसे आपका मतलब किसी जगह पे आपने आफ्टर इंटरमीडिएट आपने किसी भी जगह पे एडमिशन के लिए जाना, तो आपको इन चीज़ों का सेट हो गया, GRE वगैरह, इन टेस्ट का मतलब आप वहाँ पे आइडिया कैरियर काउंसलिंग जो वो लैग कर रहे हैं मतलब जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक, अच्छा यार उस्मान, इसमें एक मुझे ये बताएं कि अभी आप लम्स में हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि वहाँ पर अब आपके साथ जो आपके बैचमेट होंगे वो डिफरेंट योनरा से आए होंगे, उसमें आप बताएंगे कितने FSC वाले बच्चे हैं, कितने % राउंड ऑफ, और कितने OA लेवल से बिलोंग करते हैं आपके साथ जो बैचमेट हैं? अच्छा, इसके बारे में मुझे मतलब परफेक्ट जो है कंफर्म स्टेटिस्टिक्स नहीं पता, लेकिन जो मेरा एस्टिमेट है ना उसके लिहाज से जो है एटलीस्ट जो है ना 70 to 75% जो है ना वो OA लेवल्स वाले बच्चे होते हैं लम्स में, क्योंकि लम्स का जैसे मैंने सुना था ना ये बेसिकली जो इनका सारा करिकुलम है ना ये बेसिकली था ही OA लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए, FSC वालों को ना जाते थे ना पता होता था। तो उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन आपसे पर्टिकुलरली इसलिए पूछा है क्योंकि मैं ये बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे FSC वाली साइड से बच्चे आते हैं ना उनको मोस्टली इन फील्ड्स का आइडिया ही नहीं लगता। Exactly. और OA लेवल की जो साइड से आ रहे होते हैं ना वो बड़ा वेल अवेयर होते हैं इन चीज़ों के साथ, वो सिर्फ मेडिकल को यानी कि प्योर मेडिकल को MBBS कहते हैं आप, या प्योर इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रिकल होगी, मैकेनिकल, सिविल, इनको नहीं देख रहे होते, वो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स देख रहे होते हैं जिनके अंदर कंपटीशन अभी इतना नहीं है, जो सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है, और उनके भी अंदर स्कोप बड़ा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोगों को आइडिया ही नहीं है उन फील्ड्स का। तो यार ये आप जो है वो स्टूडेंट्स को नोट रखें बात को कि अभी उस्मान ने भी बताया कि राउंड ऑफ 70-80% जो स्टूडेंट्स हैं इसके बैचमेट में वो OA लेवल से बिलोंग करते हैं, उनकी बैकग्राउंड, और उस्मान जो है वो FSC से बिलोंग करके जो है उनके साथ जो है वो कम्पीट कर रहा है या उनके बैचमेट के अंदर है। तो ये बात मैं स्टूडेंट्स को कहना चाह रहा था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि स्टडीज़ जो है वो कंपेरिजन में नहीं आती हैं, यानी कि ये FSC से बिलोंग कर रहा था और वो जो इसके बैचमेट हैं वो OA लेवल से थे। ये बेसिकली आपकी एबिलिटी होती है कि आप किसी के साथ भी या इवन दुनिया के अंदर भी आप किसी के साथ भी जो है वो कम्पीट कर सकते हैं, सिर्फ आपको सोचने का वो वे चाहिए जिनके साथ आप जिस पे चल के आप बेसिकली पूरी दुनिया
दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी ऐसे मतलब इजीली आम अल्फाज में हम कह सकते हैं सेल्फ स्टडी हो गया, और ख़ुद जो मतलब रिसर्च करने की जो आदत डालनी चाहिए, आप कम्पीट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जिसना ये एग्जांपल आपके सामने है। अच्छा यार, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा सा जो है वो स्विंग करते हैं मूड, और उस्मान से ये पूछते हैं कि लाइफ एट लम्स जो है वो कैसी है। थोड़ा सा फैंटेसी भी तो होनी चाहिए ना एक स्टूडेंट के लिए, कि खाली पढ़ाई नहीं और क्या क्या वहाँ पर। अगर 70% बच्चा स्टडी के लिए वहाँ जाएगा तो 30% क्या पता आपकी और बात। अच्छा उस्मान यार, ये भी तो होता है ना कि जो पेरेंट्स या थोड़ा सा जिनको नहीं इतना एक्सपोजर होता है इन चीज़ों का, इवन टीचर्स भी हमारे जो एफएससी के या मैट्रिक के होते हैं, वो बड़ा कंडेम्प्ट करते हैं कि यार आप लम्स या जैसे गर्ल्स का कॉलेज है कनेड, उधर ना जाए, बच्चे ड्रग्स यूज करते हैं या जी वो बच्चा खराब हो जाएगा। तो वो भी यार थोड़ा सा बताएं कि क्या वाकई ऐसा होता है? यार इसका अगर ऑनेस्टली बताऊं तो वो तो हर जगह ही तकरीबन ऐसे होता है, वो इंसान पे खुद डिपेंड करता है। और दूसरा वो ऑब्वियसली आज़ादी पे भी डिपेंड करता है कि जैसे हमारे पाकिस्तानी एक तो होते हैं शुरू से मतलब आज़ादी नहीं मिली होती, तो उनको जब मिलती है तो एक बारी वो कहते हैं ना, या तो मुर्दा बोलता नहीं है, बोलता है तो कफन फाड़ के तो वो इनका हिसाब एकदम हो जाता है। तो ऐसे हाँ कंट्रोल में नहीं रहते, तो वो ऐसे होता है मतलब कि हर जगह ये चीज़ मौजूद है। मैंने अब देखी है कि खाली मतलब लम्स को एक तरह का वो कहने के उसके वो बन किया है, एक तरह का स्टीरियोटाइप बन चुका हुआ है कि जी लम्स में तो ये होता है, लम्स में तो वो होता है। वो मैं रह चुका हूँ और मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी विजिट करके देख चुका हूँ, मतलब वो भी कोई अगर कहने के लम्स भी अगर उनके हिसाब से आगे है ना, तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी पीछे नहीं है, ऐसे ही है। तो हर जगह ही ऐसे हो रहा है, वो बस मतलब उन लोगों ने देखी ही नहीं है वो चीज़ अंदर से, और वो बस बातें बाहर से बनानी शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक आप इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जहाँ तक मुझे पता है लम्स के अंदर जो लाइब्रेरी है और आईटी जो लैब है इनकी, वो आई थिंक 24/7 ओपन रहती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो ये प्लस पॉइंट भी है। जहाँ डीमेरिट्स बेसिकली आप पे डिपेंड करते हैं, नेट का पॉजिटिव यूज भी है, नेट का नेगेटिव यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा यार, एक मेरी तरफ से लास्ट एक क्वेश्चन है कि अब करंट सिनेरियो में देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद है, उनका तो एक मतलब कि जो एजेंडा हमारे सामने नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि इक्वलिटी बेस के ऊपर ना वो प्लान कर रहे हैं कोर्स जितना भी होगा, इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, और या जो प्राइमरी टू मिडिल स्टूडेंट्स का, वो उसको यूनिफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट इंटरमीडिएट। तो इससे आप क्या कोई पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं या इसके कुछ नेगेटिव या डीमेरिट्स भी हो सकते हैं? ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात बताई है, अच्छा पॉइंट रेस किया है। इसके बारे में यही है कि मेरा जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका अब उस नेगेटिव एस्पेक्ट में ना लेके जाएं कि यार ये कि अगर ए लेवल्स वाले पढ़ रहे हैं तो उनको यूनिफॉर्मिटी में ये ना कर दें कि उन बेचारों को भी वो कह देना इट्स इवॉल्विंग जस्ट बैकवर्ड्स, वो ना हो जाए कि उसको मतलब डिवॉल्व कर दें, जिद्दत भी लेके आए थोड़ा एडवांसमेंट स्टडी में, जिस तरह क्रिएटिव। एग्जैक्टली मतलब मेरे जहाँ तक ओपिनियन है ना, तो वो ऐसे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कोर्सेज की कि हम जो एफएससी वाले हैं ना, ये ख़त्म करके हमें भी ए लेवल्स पढ़ाया जाए, कैम्ब्रिज उस लेवल का एटलीस्ट उस लेवल का पढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें यार वो होती हैं सारी रिसर्च होती है, उनको एक्स्ट्रा मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी फोर्स किया जाता है, उनको वो भी करते हैं, और उनको अनसीन प्रॉब्लम वो सारे ही हमें पता है कि क्या क्या होता है। मतलब ऐसे है कि मैं कसम से सीधी सी जो बात है ना, हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके भी नहीं पता होता आधे लोगों को कि पावर पॉइंट क्या है। जो ए लेवल्स ओ लेवल्स के उनके 6th और 7th ग्रेड वाले बच्चों को पता होता है पावर पॉइंट क्या है, उनको उनके इंस्ट्रक्टर्स खुद कहते हैं कि आप ये प्रेजेंटेशन बना के क्लास में प्रेजेंट करो। हम जब तक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते, जब तक हमें फोर्स नहीं किया जाता कि यार आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तब तक हम में से किसी ने भी आज तक प्रेजेंटेशन नहीं दी होगी। मैंने खुद नहीं दी थी कभी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी प्रेजेंटेशन देने की। उससे ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, ना आपकी रिसर्च स्किल्स बढ़ती हैं, ना आपकी दूसरी रीजनिंग भी आपकी वहीं रह जाती है, मतलब आप एक जगह स्टक हो जाते हो, क्योंकि आप वही ऑन अ रिवाइंड ऑन अ लूप एक ही सिलेबस पढ़ी जा रहे हो, बस आपने रट्टा मारना है। एक एक्टिव लर्निंग होती है, ये पैसिव लर्निंग है, आप पैसिवली लर्न कर रहे हो, एक्टिवली तो आप लर्न नहीं कर रहे, आप सिर्फ याद कर रहे हो, अपना दिमाग आपका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है जो अल्लाह ने दिया हुआ है आपको इस्तेमाल करने के। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो इसमें होना चाहिए कि यूनिफॉर्म करके ऐसे कि हमें भी उनके लेवल पे लाया जाए। व्हाट अबाउट द लाइफ एट लम्स? अच्छा, लाइफ एट लम्स आई वुड से कि इट्स अमेजिंग सिंपली, मतलब मैंने खुद आज तक ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी।
मतलब अगर आप लम्स की लाइफ को कंपेयर करें, हम मे बी हम ब्रैगिंग, बट आई एम ब्रैगिंग इन अ गुड सेंस, क्योंकि आई एम ब्रैगिंग ऑन अ ट्रूथ्स, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी फास्ट में चले जाएं, एक छोटा सा कैंपस है, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के वो घर आ जाते हैं, ना उनको हॉस्टल है ना नाइट लाइफ है। लम्स मेरे ख्याल है वाहिद एक ऐसा कैंपस है जीकी के बाद जो 24/7 ओपन रहता है। आप किसी भी टाइम लम्स से बाहर जा सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं, आप पे कोई कर्फ्यू नहीं है कि आपने 9 बजे घर चले जाना या आपने 9 बजे हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि नाइट लाइफ वहाँ पर ऐसी होती है कि सारे मतलब 6 बजे तक तो नॉर्मली सबकी क्लासेस चलती हैं वहाँ पर। 6 बजे के बाद आप देखेंगे जो हमारा खोखा जो है एक सिटिंग एरिया, खोखा वो दूसरा नहीं है, वो सिटिंग एरिया है, उसको खोखा कहते हैं एज अ स्लैंग, तो उसका नाम ही खोखा है। वहाँ पर टेबल्स हैं, राउंड टेबल्स, आप वहाँ देखेंगे रश लगा होगा, आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही होती। वहाँ क्या चल रहा है, पत्ते चल रहे हैं, लोग पत्ते खेल रहे हैं, एक साइड पे बॉयज़ बैठे होंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो गिटार बजा रहे हैं, तो वो नाइट लाइफ एंजॉय होती है। अगर आप 9 बजे उनको बंद कर देंगे, वो बेचारे क्या वो फेसबुक पे लगे रहेंगे, फिर जाके रोएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अच्छा, कम्युनिटी उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है, इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है इन चीज़ों के साथ, ऐसे ही है। दूसरा मैं लाइफ एट लम्स के बारे में एक और 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप चलेंगे तो एक बिल्कुल ही आउट ऑफ करिकुलर या आप खुद से एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, वो आप कहीं भी बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के या जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी की रेगुलेशंस के अंदर है, जो भी है वो तो हैं ही हैं। उसके अलावा आप स्टूडेंट रन सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर, मतलब स्टूडेंट्स खुद सोसाइटीज़ बनाते हैं, अपना आइडिया है ना उनके, हमने ये हमारे पास ये आइडिया सोसाइटी का, वो अप्रूव कराते हैं OSA से, ऑफिस ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स से, उनकी सोसाइटी बन जाती है। उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है? नहीं, उनका ऐसे नहीं होता, फाइनेंस नहीं करता। सोसाइटीज़ का बेसिकली यही तो बात है। सोसाइटीज़ से अब देखें, आपने अगर एक सोसाइटी बनाई है या आप सोसाइटी का पार्ट है ना, आप समझें कि सोसाइटी एक तरह की एक कंपनी है, कॉर्पोरेशन है जो आपने बनाई है या आप बनाई है, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं। जो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स के साथ जो है वो मिलके एक कंबाइन एफर्ट जो है ऐसे होता है। उसमें अब ये बिल्कुल दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ होती है ना जी, CS डिपार्टमेंट वाले को ये नहीं पता EE में कौन पढ़ रहा है, वो अक्सर ये होता है कि CS वाला EE के अंदर एंटर नहीं हो सकता, या उसको ये नहीं पता कि ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में कौन है। सबसे पहले ये चीज़ होती है बिलाल भाई कि आप सबसे पहले जब एडमिशन लेते हैं, आपका एक हफ्ते का ओरिएंटेशन वीक होता है, जिसे मतलब शॉर्ट में O वीक कहते हैं। O वीक के अंदर यही होता है कि मतलब जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, जो नए फ्रेशमैन आते हैं, उनका यही सीन होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, मतलब 20-20 बच्चों के ग्रुप्स बनते हैं जिनको कोचेस हेड करते हैं, 2 स्टूडेंट्स ही होते हैं कोचेस, उनकी आपस में इंटरेक्शंस होती हैं, वही हफ्ता एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि उनको एक दूसरे के बारे में पता होता है। एक जो SSC इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, उसको बिजनेस वाले का पता है, बिजनेस वाले को लॉ वाले का पता है, उनको पता है, सारे इंटरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन हो जाती है उनकी। तो अब सोसाइटीज़ में भी यही होता है कि वो एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मतलब ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। जिस तरह एक कॉर्पोरेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसी तरह होते हैं। अब आप जो फाइनेंस की आप मतलब उसके बात की थी कि स्टूडेंट को ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो का भी आइडिया हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। ये लाइफ के अंदर भी तो आपको जब ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो का पता लग जाता है, और आप जिस भी फील्ड के ऊपर हैं, जिस भी डिग्री से, मेडिकल से या इंजीनियरिंग से हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बेसिकली आप, मेरा तो ख्याल में कि आप मैनेजमेंट ही कर रहे होते हैं। Exactly. तो आपको मैनेजमेंट की चीज़ों का भी आइडिया हो जाता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही, कि आपने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह प्ले करना है, किस तरह आप वर्क करेंगे। जो चीज़ आपको 10 साल या 5 साल के बाद जाके ऑर्गेनाइजेशन में पता लगनी है, वही अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में पता लग जाती है तो वो ज़्यादा गुड है। एक सिमुलेशन से मिल जाती है आपको, और आप तब तक जाके एक्सपर्ट हो जाते हैं। Exactly. और इसकी रियल लाइफ ये प्रैक्टिकल भी है। जैसे मैं फाइनेंसेस की आपने बात की थी, अब ऐसे है कि लम्स फाइनेंस नहीं करता सोसाइटीज़ को, ये खुद स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। हर सोसाइटीज़ के स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे पेप्सी स्पॉन्सर कर रही है, ब्राइटो पेंट्स कर रहा है, काफ़ी वो स्पॉन्सर्स खुद स्टूडेंट्स बात करते हैं कंपनीज में जाके कि हमारी सोसाइटी हमें स्पॉन्सर करें, हम इवेंट्स में आपकी मार्केटिंग करेंगे। इस तरह से है कि मतलब वो आधी से ज़्यादा चीज़ें वो पहले ही सीख चुके होते हैं, उनको इतना एक्सपोजर मिल चुका होता है। ये तो बड़ा बेस्ट चीज़ है। ऐसे ही है। अच्छा जी, स्टूडेंट्स इस तरह के है कि उस्मान के साथ तो जो है आज कन्वर्सेशन का बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से चूंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है, फिर इंशाल्लाह जो है वो इसको इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, और ये टाइम निकाल के इंशाल्लाह दोबारा जो है वो आ जाएगा। तो तब इसके साथ एक डिटेल के अंदर जो है वो दोबारा आपके लिए जो है सेशन करेंगे, उसके अंदर और जो एस्पेक्ट्स रह गए हैं नहीं, जो कि अभी
कभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या नहीं पूछ सके इससे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। बिल्कुल वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। वो आइंदा जब ये सिटिंग होगी उस्मान के साथ इंशाल्लाह, तो हम उसके बारे में जो है फर्दर डिटेल जो है वो आपसे शेयर करेगा। तो आपने टाइम निकाला, आप आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी आपके साथ करेंगे। तो ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, इसको आप एक्सेप्ट करें। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत नो शुक्रिया। प्रॉब्लम, इट्स माय ऑनर।